Hello students, good morning. Welcome to the Spirit of Physics. Let's begin this video. तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले लिखा है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये आपके नए चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले जब हमने स्टार्ट करी थी फिजिक्स तो पहला जो टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था वैद्युत आवेश का। वैद्युत आवेश क्या होता है तो उसकी परिभाषा पढ़ी थी हमने वैद्युत आवेश की कि आवेश पदार्थ का या वस्तु का वह मूल गुण है जिसके कारण वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं और हम इन्हें महसूस करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या थी? वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो वैद्युत प्रभाव में वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या थी? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे उसका प्रभाव होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता था वो स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होता था। अब क्या हुआ? आवेश करने लगा गति। जब आवेश गति करने लगेगा तो उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि आवेश गति कर रहा है तो गतिमान आवेश विद्युत धारा उत्पन्न करता है। और विद्युत धारा दो प्रकार के प्रभाव दिखाती है, ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव तो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि आवेश के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न हुई है और विद्युत धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की या मैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, अगर हम साधारण समझना चाहें तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे उस चुंबक का प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और अगर प्रॉपर वे में डेफिनेशन समझना चाहें तो वो ये होगी कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह निश्चित क्षेत्र जहां पे कोई चुंबकीय सुई ले जाए तो उस पर एक आघूर्ण काम करता है। इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इतना होने के बाद में ऑस्टेड एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना दी। चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना क्या? उन्होंने प्रूफ बताया, पूरा प्रूफ दिया चुंबकीय क्षेत्र का। उन्होंने क्या बताया? जो हमारे वैज्ञानिक थे ऑस्टेड, उन्होंने क्या किया? उनका एक प्रयोग समझते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सर्किट लिया और उस सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगा उस सर्किट में तो वहां पे ले जाकर रख दिया एक कंपास। तो कंपास की जो सुई थी वो कंपास की सुई घूम गई। जब कंपास की सुई में विचलन हो गया तो स्पष्ट हो गया कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसी कारण चुंबकीय सुई घूमी है। और भी ज्यादा स्पष्ट करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? इसके बाद उन्होंने जो सेल लगाया था उसके टर्मिनल चेंज कर दिया। जिस तरफ प्लस था उस तरफ माइनस कर दिया, जिस तरफ माइनस था उस तरफ प्लस कर दिया। इस बार क्या हुआ? इस बार जो चुंबकीय सुई थी वो अलग दिशा में घूम गई। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व है। उसके बाद दो वैज्ञानिक थे बायो और सेवर्ट, उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के विषय में पूरा डेरिवेशन दिया। अब बायो सेवर्ट का समझते हैं कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बायो सेवर्ट ने नियम दिया था, अभी तक तो हम जानते थे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश बता दिया था, आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, कितना लगता है वो बताया था किसने? कूलाम ने। इसी प्रकार से ऑस्टेड ने प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता दिया था। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, क्या होता है, कैसे होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया बायो और सेवर्ट ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, आगे जितने भी डेरिवेशन होने हैं इसी नियम के आधार पर होने। बायो सेवर्ट, दो साइंटिस्ट थे बायो और सेवर्ट। बायो सेवर्ट का नियम क्या है? बायो सेवर्ट ने एक तार था, उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित की और कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके बारे में बताया। और तो बायो सेवर्ट का जो कथन है वो ये है, किसी असमान लंबाई के तार के लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। जितने भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उसके अनुक्रमानुपाती होती है। और उस ये जो तार था, तार से जितनी दूरी पर निकाल रहे हैं उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जितने एंगल पर वो बिंदु स्थित है उसकी कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इतनी चीजें बताई थी। तो समझते हैं बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बायो सेवर्ट ने कहा, मान लो एक तार है, अनंत लंबाई का है, मतलब बहुत ज्यादा लंबाई का है, और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई प्रवाहित हो रही है। तो इसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो भाई तार तो बहुत लंबाई का, हम कहाँ कहाँ निकालते फिरेंगे। तो इन्होंने कहा कि एक छोटा सा भाग ले लो और इस भाग की जो लंबाई है वो ले ली हमने DL। इस भाग की लंबाई कितनी ले ली? DL ले ली। ठीक है, और एक बिंदु था P जो कि इस भाग से कितनी डिस्टेंस पे था? R डिस्टेंस पे था। कितनी डिस्टेंस पे था? R डिस्टेंस पे था, ये देखो। और कितने एंगल पर था? थीटा एंगल पर था।
कितने एंगल पर था, थीटा एंगल पर। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो बायो सावर्ट ने बताया जो तार होता है उसमें जो धारा प्रवाहित होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके अनुक्रमानुपाती होती है। छोटा सा जो भाग लिया है इस तार का उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। जितने कोण पर ये बिंदु स्थित है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। किसी तार के लघु अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है और उस तार के लघु अवयव के अनुक्रमानुपाती होती है। जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो जिस कोण पर स्थित है बिंदु उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा तार तथा उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतना बड़ा स्टेटमेंट था किसका, बायो और सावर्ट का। तो देखो लिखते हैं क्या था, बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट का नियम था। अब मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भाई छोटे अवयव के लिए निकाल रहे हैं तो डीबी होगी, छोटी ही होगी डीबी। बायो सावर्ट के नियम से डीबी अनुक्रमानुपाती आई, प्रोपोर्शनल आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली बात तो ये बताई थी। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, लघु अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगी, डीएल के। इक्वेशन नंबर सेकंड। तीसरी बात क्या बताई थी, ये जो बिंदु पी है जितनी दूरी पर स्थित है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डीबी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, आर स्क्वायर के। इक्वेशन नंबर थर्ड। उसके बाद बताया था जिस कोण पर ये बिंदु पी स्थित है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। जो डीबी होगी वो अनुक्रमानुपाती होगी साइन थीटा के। समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से सबसे देखो तो डीबी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका नियम था, ये नियम था बायो सावर्ट का। अभी कंप्लीट नहीं हुआ भाई, अब कंप्लीट कैसे होगा, अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाना है। जब अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाएंगे तो एक नियतांक लाएंगे, वो नियतांक होगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आगे क्या है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा आपका बायो सावर्ट का नियम। अब फिर से बात आ गई कि भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक नियतांक है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वो होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। अच्छा आप कंफर्म, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। जैसे निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट था, ऐसी निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की चुंबकशीलता ये है म्यू नॉट, ठीक है, और इसका मात्रक क्या है 10 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। वैल्यू क्या है 10⁻⁻7। अगर म्यू नॉट का विमीय सूत्र निकालना चाहें, हम यहाँ पे कर रहे हैं म्यू नॉट का विमीय सूत्र, म्यू नॉट का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट। तो म्यू नॉट का विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है। तो देखो अब कैसे होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का विमीय सूत्र, ध्यान से समझना, इसका विमीय सूत्र न्यूटन का क्या होता है mLT-2, एम्पियर स्क्वायर का क्या होगा, एम्पियर का होता है A स्क्वायर है तो A2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा mLT-2 A-2। ये किसका हो गया, सॉरी म्यू नॉट का, म्यू नॉट का निकालना था क्योंकि 4 पाई का तो फिर मतलब ही नहीं रहा, 4 पाई का कुछ होते ही नहीं है ना। तो म्यू नॉट का विमीय सूत्र इतना आया। ये किसका विमीय सूत्र है, म्यू नॉट का विमीय सूत्र है, क्लियर ना। ये देखो 4 पाई तो नियतांक है, 4 पाई का विमीय सूत्र क्या होगा, कुछ भी नहीं। अब इसके बाद एक वो रिलेशन आता है निर्वात की चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता में संबंध, ठीक है, तो देख लेते हैं भाई।
रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। देखो क्या होता है, वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स क्या होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स क्या हो गया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स हो गया है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई, इसको इक्वेशन नंबर लेना ए, 4 पाई अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स क्या हो जाएगा 10⁻+7 हो जाएगा। देखो इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर जाएगा ऊपर और न्यूटन आएगा नीचे। इसको लेना इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन ए और बी का मल्टीप्लाई कर दो, ए व बी का गुणा। जब ए और बी का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे क्या है 4 पाई अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻7। यहाँ पे क्या था इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर पर न्यूटन। देखो 4 पाई से 4 पाई हो गया कैंसिल, यहाँ पे बचा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हो गया 9 इंटू 10⁻16 न्यूटन से न्यूटन क्या हो गया कैंसिल। ऊपर क्या है मीटर स्क्वायर है, नीचे क्या है एम्पियर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर को Q बराबर IT होता है, तो कूलम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो एम्पियर से एम्पियर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, समझना, यहाँ पे 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 9 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स। अब देखो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, जहाँ वैक्यूम होता है वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, इसको दिखाते हैं c से, तो ये क्या हो गया c² हो गया। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं, अब वर्गमूल ले लो तो c इक्वल्स हो जाएगा 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये रिलेशन निकला। ठीक है, किसमें रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट में। एक बार फिर से आप रिमाइंड करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरह से ले लीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका बायो सेवर्ट का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से बता दे रहे ये कैसा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पितामह कह सकते हैं इसको, क्योंकि सभी डेरिवेशन इसी नियम से निकले हैं बाकी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मुझे लगता है कि हर एक साल ये वाला आया है, कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ है जिस साल ना आया हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं फिर किसी, अब तो सिलसिला शुरू हो गया नए चैप्टर का, बहुत सारे इसमें डेरिवेशन है, बहुत सारे, तो ध्यान से पढ़ते रहिए, ध्यान मत हटाइएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, कभी आप स्किप करके देखते हैं कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। ठीक है, राधे राधे।